सो वेलकम गाइस। आज हम लोग बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग आज ये ओरिएंटेशन क्लास है, ठीक है। बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेटजी की कि कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रिपेयर किया जा सकता है, क्या फंडामेंटल मिस्टेक्स हैं जो हम इस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते टाइम करते हैं, और क्या हमारी प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और फाइनली मैं एक टॉपिक आपसे डिस्कस कर लूँगा ताकि आप फैकल्टी का एक फेयर आइडिया रख सकें, ठीक है। ये पूरा एजेंडा समझ में आ गया ना। मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक को अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आपको दो चीज़ों पे ध्यान देना है कि उस टॉपिक का सिलेबस क्या है, ठीक है, और उस टॉपिक के PYQs क्या है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि उनके लिए क्लास ज़रूरी है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि वो खुद से कर सकते हैं तो डेफिनेटली वो खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरीके की एक मार्केटिंग नहीं है ये। तो सिलेबस और PYQs दो चीज़ों को आपको देखना होगा, ठीक है। अब हम अपने सब्जेक्ट पे जाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग प्री को देखें तो मुझे बताओ प्री में क्या सिलेबस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। वहाँ पे अगर आप देखोगे सिलेबस में तो वहाँ पे लिखा हुआ है जनरल साइंस, ठीक है। और एक अगर हम करंट में जाएं तो वहाँ पे लिखा हुआ है करंट इवेंट्स, ठीक है। अब ट्रस्ट मी, यहाँ से ना कोई फेयर आइडिया लगता नहीं है हमें। भाई जनरल साइंस लिखा हुआ है, अब जनरल साइंस में तो कुछ भी आ सकता है। और बेसिकली जनरल साइंस का जो मतलब होता है ना वो हमारे लिए होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। और तो आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्टली स्टेट PCS के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर मैं UPSC के क्वेश्चंस में जाऊँ PYQs में, तब मुझे समझ में आता है कि नहीं, वहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। कोई भी आपसे न्यूटन के लॉ नहीं पूछ रहा। गलत बोल रहा हूँ तो बताओ। कोई भी नहीं पूछ रहा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या है, या केमिस्ट्री में कोई केमिकल के बारे में कोई नहीं पूछ रहा, बेंजीन के बारे में कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है। और बायोलॉजी में भी कोई नहीं पूछ रहा कोर में जा जाके कि सेल स्ट्रक्चर, DNA, विटामिन्स, इन सब पे कोई सवाल नहीं आ रहे। ये दिख रहा है कि नहीं। अगर आप UPSC के PYQ देखें, स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पिछले 10 सालों के देख लो तुम, आप लोगों को पता होगा कि UPSC का पैटर्न चेंज हुआ 2011 में। क्योंकि 2011 से पहले UPSC में किस तरह का प्रीलिम्स था बताओ। एक GS का पेपर था, उसी में ही मैथ्स के क्वेश्चन थे, और एक दूसरा पेपर था जो ऑप्शनल का होता था, मतलब प्री में ही ऑप्शनल होता था उस समय 2011 तक। लेकिन 2011 में क्या किया, GS और फिर CSAT को इंट्रोड्यूस किया, और उसमें फिर दोनों के मार्क्स जुड़ते थे। फिर 2014 से क्या किया, उन मार्क्स को भी CSAT को क्वालिफाई कर दिया। ये प्रेजेंट पैटर्न है, और फिर GS पे मेरिट बनती है अभी करंट में। तो कहने का मतलब है कि आप 2011 से पेपर उठा के देखें तो मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो न्यूटन के लॉज पे हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे हो, कोई भी सवाल नहीं है इस तरह का। अगर हम 2021 के एक आध सवालों को छोड़ दें, 2021 के सवाल अगर आपने देखे तो उसमें एक दो सवाल ऐसे थे, जैसे कि जो डिस्टेंस है सेलेशियल बॉडीज़ की, उनके बीच के डिस्टेंस को लाइट ईयर में क्यों मेज़र करते हैं, तो ये सवाल आया था अगर आपने PYQ देखा हो तो। और एक ये सवाल आया था कि वाटर में ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं ना वो जल्दी से घुल जाती हैं, ये सवाल आया था। तो ये एक एक्सेप्शन पैटर्न था, अदरवाइज ऐसे कोर चीज़ों पे सवाल नहीं पूछे गए हैं, ठीक है। तो सच बताऊँ ना तो क्लू है नहीं, प्रीलिम्स के सिलेबस से क्लू मिलता नहीं है, स्पेशली प्रीलिम के क्वेश्चंस में। तो अभी फिर इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करें, सिलेबस से तो कोई आइडिया नहीं लग रहा। फिर हम मेंस का सिलेबस देखते हैं एक बार। और मैं ये कह रहा हूँ कि सिलेबस आपका ना फिंगर टिप पे होना चाहिए। ये ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि यार सिलेबस देख रहे हैं, गूगल करने की ज़रूरत पड़ रही है। अभी आप न्यूज़पेपर भी मान लो पढ़ते हो तो क्या होगा, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो बाबा सिलेबस थोड़ी देखोगे, सिलेबस तो पूरे माइंड में होना चाहिए, ताकि आप कोई भी खबर देखो तुरंत लिंक कर लो कि यार ये सिलेबस के इस पार्ट से है या इस पार्ट से लिंक हो सकती है वो, तो आप बेटर तरीके से न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हो। तो सिलेबस तो बिल्कुल आपको एकदम मतलब याद होना चाहिए, कंठस्थ याद होना चाहिए। तो प्री के सिलेबस में तो यही है। और डेफिनेटली प्री के सिलेबस से साइंस टेक्नोलॉजी को कैसे प्रिपेयर करें इसमें कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। अब हमारे पास दूसरा ब्रह्मास्त्र था, वो था PYQs। अब PYQs में अगर आप देखें तो मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आपके आते हैं IT एंड कंप्यूटर से,
ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी से बहुत क्वेश्चंस हैं, एनर्जी से बहुत क्वेश्चन है, स्पेशली ग्रीन एनर्जीज और रिन्यूएबल एनर्जी से बहुत क्वेश्चंस हैं, ठीक है। डिफेंस से क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कि अग्नि 5 पे क्वेश्चन आ चुका है, तो मिसाइल्स और इन सब पे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो आईटी कंप्यूटर पे इतने सवाल आए हैं, मैक्सिमम सवाल आज प्रेजेंट में आईटी कंप्यूटर से आए हैं। अगर आप देखो तो इंटरनेट ऑफ थिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग में 2022 में सवाल आया था कि क्यूबिट जो है वो किससे रिलेटेड है, क्वांटम कंप्यूटर से रिलेटेड है। आपने इंटरनेट ऑफ थिंग पे एक सवाल आया था, एक पूरा पैसेज सा था उसमें, अगर आपने देखा होगा 2018 में ये सवाल था कि आप अंदर घुसते हो, अंदर घुसते ही पंखा अपने आप चालू हो जाता है, नहीं आप आराम से बैठे, ठीक है। तो मतलब वो दिखा रहा था कि किस तरीके से जो थिंग्स है ना वो इंटरनेट से कनेक्टेड है। मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, आप अगर कॉमन भाषा में देखें तो अभी क्या होता है कि हम ह्यूमंस कनेक्टेड हैं किससे, इंटरनेट से। हम मैसेज भेज रहे हैं एक दूसरे को, व्हाट्सएप से कनेक्टेड हैं। अगर ऐसा भी हो सकता है कि मशीनें कनेक्ट हो जाए इंटरनेट से और वो आपस में कम्युनिकेट करें, तो उसे हम इंटरनेट ऑफ थिंग बोलते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, और वो छोटा सा एग्जांपल ये है कि मान लेते हैं कि आपकी गाड़ी कनेक्टेड है आपके घर में लगे हुए एसी से। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे ही आपकी गाड़ी आप पार्क होगी आपके घर के अंदर, ऑटोमेटिकली आपके मकान में एसी चालू हो जाएगा। तो जब आप अंदर घुसेंगे तो ऑटोमेटिकली वो कूल कर चुका होगा मकान को, तो आपको कंफर्ट आएगा। तो इस तरह से दोनों चीज़ें कनेक्ट है, तो इसे बोलते थे हमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इस पर भी सवाल आया, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो इस तरह के सवाल आए। तो देखो अगर मैं टॉपिक आइडेंटिफाई करूं तो आईटी कंप्यूटर से, बायोटेक्नोलॉजी से बहुत सवाल आए हैं, बायो फार्मा, बायोटेक्नोलॉजी, बायोचार, ठीक है। उसके बाद में एनर्जी पे बहुत सवाल आए हैं, ग्रीन एनर्जी पे सवाल आए। इस बार कितने क्वेश्चन थे ग्रीन हाइड्रोजन पे? ग्रीन हाइड्रोजन पे बहुत क्वेश्चन थे इस बार, 2 क्वेश्चन थे कम से कम ग्रीन हाइड्रोजन पे 2023 के पेपर में, ठीक है। उसके बाद में मैंने बताया डिफेंस से सवाल आए हैं, स्पेस से बहुत सवाल आए हैं, बेसिकली नासा के मिशंस, ठीक है, नासा के मिशन और या इसरो के मिशन, इन सब पे सवाल आए हैं। नाविक पे सवाल आया था 2015-16 में एक बार। नाविक क्या है, हमारा जीपीएस है। इस बार फिर से सवाल था, अगर आपको पता हो 4 कंट्री में से पूछ नहीं रहा था किसके पास में अपना जीपीएस है, जापान वाज द आंसर। तो ये इन टॉपिकों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बताता हूँ कि यार ये टॉपिक निकले कैसे। यू वोंट बिलीव दैट कि ये मेंस में टॉपिक थे। अगर आप मेंस का सिलेबस देखें तो मेंस के सिलेबस में मोटा मोटा क्या है, मेंस के सिलेबस में मोटा मोटा जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले उन्होंने दिया हुआ है कि एक तो कुछ टॉपिक दे रखे हैं, जैसे आईटी एंड कंप्यूटर, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, एनर्जी, स्पेस, डिफेंस, ठीक है। तो ये मोटे मोटे वहाँ पे टॉपिक मेंशन है और प्री में भी यहाँ से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद में कुछ अलग टॉपिक और हैं, जैसे मैं बताता हूँ द रोल ऑफ इंडियंस इन साइंस डेवलपमेंट। तो आपने देखा होगा 2019 के बाद से यहाँ पे सवाल नहीं आ रहा। 2019 में सवाल आया था जहाँ पे उन्होंने एम विश्वेश्वरैया के बारे में पूछा था, एम विश्वेश्वरैया और एम स्वामीनाथन, इनके बारे में पूछा था 2019 में। तो वहाँ तक ट्रेंड था, लेकिन 20, 21, 22 में आपने पेपर देखा होगा कि अब साइंटिस्ट नहीं पूछ रहा। हाँ, एक एलईडी पे, ब्लू एलईडी पे ज़रूर क्वेश्चन आया था, और ये आया था 2021 में, ठीक है, ब्लू एलईडी पे, कि ब्लू एलईडी को इन्वेंट किया गया है और 2014 में इसको नोबेल भी मिला था उसके इन्वेंशन पे। तो किस तरीके से, हाँ ये तो अभी आ रहे हैं ना इसके ऊपर, तो अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। ये थोड़ा फिंगर टिप पे होना चाहिए, इतना एक्सपेक्टेशन है कि ये सिलेबस पूरा आपके दिमाग में रहे। तो एक तो ये टॉपिक डिफाइन है, दूसरा जो मेन टॉपिक है वो है रोल ऑफ इंडियंस और इंडियन साइंटिस्ट, ठीक है, इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये चीज़ है, ठीक है। अब आगे मैं बढ़ता हूँ इन चीज़ों को लेकर के। कि अब हम इन्हें कैसे प्रिपेयर करें। देखो प्रॉब्लम क्या है इस सब्जेक्ट के साथ में कि ये सब्जेक्ट है ना, पहले तो हमने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि एक अफवाह सी फैल गई थी कि सारे आंसर डी ही होते हैं। तो ये एक अफवाह फैल गई थी पहले 2015-16 के अंदर या 17 के अंदर कि जब भी साइंस ट्रैक का सवाल देखो बस डी लगा दो।
तो ये था कि भाई अगर 10-12 सवाल आ रहे हैं तो उसमें से 10 में डी लग जाएगा, मतलब 12 में डी लगाना है तो 10 में सही हो जाएंगे, 2 गलत हो जाएंगे, तो ओवरऑल आप पॉजिटिव में ही रहेंगे, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये एक अफवाह फैल गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के समय में तो स्पेशली नहीं है। आज के समय के अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, अब साइंस टेक्नोलॉजी के टॉपिक तो डिफाइन है, मैंने बता दिया कि उसके मेजर टॉपिक जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो वहीं से आ रहे हैं जो मीन्स में सिलेबस मेंशन है। डिफेंस से आ रहे हैं, एनर्जी से आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से आ रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं, वही टॉपिक हैं। ठीक है, अब इनको प्रिपेयर कैसे कर सकते हो? तो देखो, प्रिपेयर करने का तो सबसे बड़ा जो तरीका है वो ये है कि देखो, क्या तो आप कोई क्लास फॉलो करो। देखो क्लास में क्या होता है, क्लास में टीचर करंट अफेयर तो नहीं कराता, लेकिन वो आपके फंडामेंटल्स समझा सकता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लेते हैं कि कोई मिसाइल है। ठीक है, कोई मिसाइल है, तो वो मिसाइल कौन से ऑर्बिट में लॉन्च होगी या उसके स्पेशल फीचर्स क्या होंगे। अब इन पे शायद सवाल आए या ना आए, लेकिन टीचर आपको समझा देगा कि भैया बैलिस्टिक मिसाइल ये होती है और क्रूज मिसाइल ये होती है। तो फर्दर जब आप कभी पढ़ेंगे और ये वर्ड्स देखेंगे तो आपको वहाँ दिक्कत नहीं होगी। तो टीचर का रोल क्या होता है कि आपको फंडामेंटल्स के साथ में स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, क्रूज मिसाइल क्या होती है, ठीक है, डिफरेंट रेंज जो हैं, जैसे इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज कितनी होती है, ठीक है, शॉर्ट रेंज मिसाइल क्या होती हैं, कितने टाइप की मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है। ठीक है, तो इस तरह के बेसिक से टीचर आपको गो थ्रू करा देता है। ऐसे ही स्पेस में बहुत सारे टर्म्स हैं। जियो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, ठीक है, जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट क्या होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स क्या होते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट्स क्या होते हैं। तो फिर क्या होता है, फ्यूचर में जब आप कोई भी न्यूज़ पढ़ रहे होते हो ना, तो वो फिर आपको और ऐसे बढ़ाते ही हैं कि यार ये मिशन छोड़ा जाएगा, वो इस ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा। तो मोटा मोटा बेसिक बुक, जैसे मैं एग्जांपल दूं तो रवि अग्रहरि का बुक आप फॉलो कर सकते हो। रवि अग्रहरि का बुक आप फॉलो कर सकते हो। ये टाटा मैकग्री-हिल का बुक है। तो जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको उसमें सब बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक टर्मिनोलॉजी दे रखी है। फिर वो टर्मिनोलॉजी जब क्लियर हो जाएगी तब आप न्यूज़पेपर को समझना शुरू कर देंगे। तो फिर आपके पास दो चीज़ें बचती हैं कि फिर आपको साल भर के करंट पे फोकस करना है, साल भर के करंट के ऊपर। ठीक है, इन किताबों के अंदर मेंस ओरिएंटेड मटेरियल भी है। अभी हम मेंस पे आएंगे, अभी प्री के ऊपर ही चल रहे हैं हम लोग। तो ये जो रवि अग्रहरि के जब आप बुक फॉलो करोगे, मान लीजिए आप क्लास नहीं करते हो और आप बुक फॉलो करना चाहते हो, तो आप बुक से भी उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो और फिर आप पूरे 1 ईयर का करंट अफेयर कर लो साथ में। जैसे मान लीजिए कि अगले साल एग्ज़ाम है, वो कब है, 26 मई को है। ठीक है, तो अब से लेकर के 26 मई तक आप करंट अफेयर को फॉलो कर रहे हो। उसके 2 तरीके हैं, क्या तो आप कोई भी एक आप 1 मंथ का कंपाइलेशन फॉलो कर लो किसी भी इंस्टीट्यूट का, और साथ में अखबार डेली पढ़ते रहो। जैसे हिंदू के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेज है, हर संडे आता है स्पेशल पेज, तो उसके अंदर करंट डेवलपमेंट्स होते हैं। और जो मैगजीन है उसके अंदर साइंस टेक का सेक्शन आता है, तो वो आप करते रहो। तो मोरल लेस आपका साइंस टेक्नोलॉजी प्रिपेयर हो जाएगा। तो लेकिन सबसे बड़ी बात बोल रहा हूँ, ये फंडामेंटल मिस नहीं कर सकते आप। अगर आपके फंडामेंटल सॉलिड नहीं है, आपको समझ में ही नहीं आती चीज़ें। जैसे कोई आपसे बोले कि यार जेम्स वेब टेलीस्कोप है, वो इंफ्रारेड रीजन में काम करता है, ठीक है, और जो उससे पहले जो ये क्या बोलते थे, हबल टेलीस्कोप था, वो विजिबल रेंज में था। तो फिर अब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का ही पता नहीं है कि यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर अलग अलग फ्रीक्वेंसी की रेंजेस हैं, तो फिर वो चीज़ है ना आपको समझ में ही नहीं आएंगी। फिर आप उनको याद करने के पीछे भागेंगे, और जब आप याद करने के पीछे भागेंगे तो फिर क्या होगा, काफ़ी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, हर चीज़ के पीछे ना साइंस में एक रीज़न होता है, हर चीज़ के पीछे। जैसे अगर मैं कहूँ कि जेम्स वेब टेलीस्कोप बहुत न्यूज़ में था, मेंस में क्वेश्चन भी आ चुका है, 2022 में इस पे क्वेश्चन आया है जेम्स वेब टेलीस्कोप के ऊपर। ठीक है, तो उसमें लिखा था कि यार इंफ्रारेड रीजन के अंदर जेम्स वेब काम करेगा। मतलब हम लोग लोअर वेवलेंथ की साइड गए हैं, मतलब वेवलेंथ तो मतलब बढ़ गई है, लोअर तो नहीं हुई है, ज़्यादा वेवलेंथ की तरफ हम गए हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी की साइड हम गए हैं। तो उसका फ़ायदा क्या हुआ है कि हम ज़्यादा स्पेस के अंदर डीपर जा सकते हैं। अब इसके अंदर जब क्लास होगी तो इसको हम पूरा टॉपिक हम डिस्कस कर सकते हैं, पर मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ वो जिस फ्रीक्वेंसी रेंज में वो काम करेगा, जिस वेवलेंथ रेंज में वो काम करेगा, उसी से वो डिसाइड हो रहा है कि उसका फंक्शन क्या होगा।
जैसे हबल था ना, वो टोडलर स्टेज को स्टडी करता था किसी भी गैलेक्सी का। टोडलर क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा बच्चा होता है, इतना सा। लेकिन जो जेम्स वेब है ना, वो बिल्कुल मतलब बेबी स्टेज पे जाकर के गैलेक्सीज फॉर्मेशन और स्टार फॉर्मेशन की स्टडी करता है। और ये खास बात इस बात पे डिपेंड करती है कि जेम्स वेब इंफ्रारेड रीजन में स्टडी करता है और वो विजिबल में करते थे। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है वो हम कभी देखेंगे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखेंगे। तो ये फंडामेंटल है ना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये फंडामेंटल क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपको है ना फिर वो याद करने के पीछे भागोगे, और जब याद करने के पीछे भागोगे तो पेपर में फिर मान लीजिए कि आपका रिवीजन सही से नहीं है ना, फिर कंफ्यूज जाओगे। लेकिन आपको रीजन्स पता है तब आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, यार जेम्स वेब इसमें काम करता था, हबल उसमें काम करता था, क्योंकि रीजन्स हैं उसके एग्जिस्टेंस के। यू गॉट द आइडिया? तो वो पहले है ना आपको एक फंडामेंटल प्रिपेयर करना पड़ेगा, चाहे वो आप क्लास से करो चाहे वो फिर बुक से करो। और फिर उसके बाद में ईयर लॉन्ग जो डेवलपमेंट होंगे, जो चीज़ें न्यूज़ में आ रही हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मान लीजिए मल्टीपल स्पेस मिशंस न्यूज़ में हैं, मान लीजिए कि मल्टीपल डिजीज़ न्यूज़ में है, एक डिजीज़ का सिलेबस में और है। जैसे कोविड के ऊपर आपने देखा होगा प्री में क्वेश्चन नहीं था, पर मेंस में हर पेपर में क्वेश्चन था 2020 में। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम्ड होते हैं। और अगर प्री में भी देखें तो क्वेश्चन था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल। तो कहीं ना कहीं वो, क्योंकि कोविड में हम कहीं ना कहीं डीएनए आरएनए इन सब की बात तो कर ही रहे थे, तो वो फिर सेल पे चला गया। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना होगा। अब आती है मेंस की बात कि मेंस को कैसे प्रिपेयर करना है। ये तो हो गई प्री की बात। देखो मेंस में ना सिलेबस बिल्कुल स्टिक रहना है। अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है पिछले 21-22 के अंदर, पर 20 तक सिलेबस बहुत ही मतलब फुद्दू से सवाल होते थे कि जैसे बायोटेक्नोलॉजी का एक एग्रीकल्चर पे क्या एप्लीकेशन है, नैनो टेक्नोलॉजी का एग्रीकल्चर पे क्या एप्लीकेशन है, ठीक है, स्पेस मिशंस का ह्यूमन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है। इस तरह के सवाल ज़्यादा आते थे, मतलब हाउ टेक्नोलॉजी गोइंग टू हेल्प द सोसाइटी एट लार्ज एक्सटेंट। अब वो जनरल सवाल भी हो सकता था और वो स्पेसिफिक डिमेंशन भी हो सकता था, ठीक है। मैं आराम से कह सकता हूं कि दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड इजीली कि हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन हेल्प द फार्मर्स, हाउ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन हेल्प टू enhancing the economic potential of a particular country. Such kind of questions can be asked in the mains. अब एक और ट्रेंड है जो रिसेंटली दिखा है, मैं समझाता हूँ कैसे। 2022 का पेपर देखो, वैक्सीन डेवलपमेंट पे सवाल था कि भाई वैक्सीन डेवलपमेंट के पीछे कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं। इंडिया में जो कोविड-19 के में वैक्सीन डेवलपमेंट हुआ उनमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ हुआ। उससे पहले 2021 का सवाल देखो, उसमें डायरेक्ट सवाल था S400 पे। तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि अभी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे भी GS3 में साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2020 तक ये ट्रेंड था कि हर टेक्नोलॉजी पे वो कहीं ना कहीं सवाल पूछा था कि उस टेक्नोलॉजी का यूज क्या है। यू गॉट द आइडिया? लेकिन अभी आपको है ना, अब यहाँ पे दो धारा, मतलब प्रिपरेशन को थोड़ा सा इस तरह से देखना पड़ेगा कि आपके पास में प्री के टॉपिक में भी 150-250 शब्द लिखने का अपने पास मादा हो। अरे यही तो था कि S400 क्या है, तो आप S400 कैसे बेटर है अदर्स से, ये सवाल था। तो यू कुड कंपेयर विद द आयरन डोम ऑफ इजराइल। और थार्ड हमको USA दे रहा था, तो थार्ड इतना तो थोड़ा सबको आइडिया था कि यार थार्ड US दे रहा था, तो इससे कहीं S400 बेटर ही था थार्ड से जो हम रशिया से ले रहे हैं। और हम लोग कह रहे थे कि S400 से हम दिल्ली पे भी आयरन डोम जैसा बनाएंगे जो इजराइल ने बना रखा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा इधर उधर करके आप उत्तर बनाओगे। दैट्स ट्रू। तो वो थोड़ा सा मुद्दा होना चाहिए कि यार थोड़ा सा पढ़ लो एक बार, मतलब स्पेशली तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि S400 बहुत छोटी चीज़ नहीं थी, इस पर डिबेट चल रही थी बहुत ज़्यादा। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ये चल रहा था कि भाई इंडिया को रशिया से लेना चाहिए कि नहीं, क्या रशिया सैंक्शन तो नहीं लगा देगा हमारे ऊपर, इस तरह का भी तो प्रॉब्लम चल रही थी ना। सॉरी, यूएसए सैंक्शन तो नहीं लगा देगा हमारे ऊपर, हम रशिया से लेंगे तो इस तरह की मतलब बातें चल रही थी। तो कहीं ना कहीं उसने फिर साइंस टेक में सवाल को फ्रेम कर दिया। तो इस तरह से अगर कोई टेक्नोलॉजी बहुत न्यूज में हो जाती है ना, तो फिर सवाल बनना उस पर मतलब जनरल बन जाते हैं सवाल। अभी आप इस बार का प्री देखो, ग्रीन हाइड्रोजन पे सवाल थे। ग्रीन हाइड्रोजन बहुत न्यूज में हो गई थी। आप लोगों को पता ही होगी हाइड्रोजन कैन बी यूज एज ए फ्यूल, और ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब होता है कि जो हाइड्रोजन बनाई जा रही है
वो फिर रिन्यूएबल सोर्सेज से बनाई जा रही है, तो उसको हम ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। तो इस तरह से आपको दिमाग में रखना है कि कोई बहुत टेक्नोलॉजी है उस पर प्री में फैक्चुअल क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, सॉरी मेंस में फैक्चुअल क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। तो प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो, एंड ऑल्सो हैविंग सम कैपेसिटी कि अगर आपको टेक्नोलॉजी समझ में आती है तो कैसे वो टेक्नोलॉजी ह्यूमन लाइफ को इम्पैक्ट करती है उसके बारे में भी कुछ फेयर आइडियाज हो। इसका मैं थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि वो उसके लिए याद करने की जरूरत नहीं है, उसमें ना कैपेबिलिटी को डेवलप करने की जरूरत है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि हाउ, एक सवाल है कि हाउ, ये है कि हाउ क्वांटम कंप्यूटेशन या क्वांटम कंप्यूटर्स, ठीक है, कैन इम्प्रूव द गवर्नेंस। मान लेते हैं एक ऐसा सवाल आ जाता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सवाल है, मैं बस समझा रहा हूँ कि किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए हम लोगों को। साइंस टेक का बहुत जब बहुत वास्ट सिलेबस नहीं है तो और बहुत सही ढंग से अगर हम इसको स्ट्रेटेजिकली इसको अगर एड्रेस करें तो 12 से 15 क्वेश्चन प्री में और 4 से 5 क्वेश्चन मीन्स में एड्रेस होते हैं। हम लोग इकोनॉमी को इतना टाइम देते हैं, वहाँ भी 4-5 क्वेश्चन ही। अगर मैं एग्रीकल्चर को हटा दूँ तो, अगर मैं एग्रीकल्चर को हटा दूँ ना, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर पॉलिसीज़ को, तो आप देख लेना 5 ही क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स में भी, और साइंस टेक में भी 5 ही क्वेश्चन है। पढ़ा हुआ बना रखा है इकोनॉमिक्स का कि वो मेजर सब्जेक्ट है, साइंस टेक को लोग सोचते हैं ये तो यार ऐसे ही है। और फिर ये देखने, अब ये पैटर्न मान के चलो कि तुम GS3 में नंबर उन्हीं के कम आ रहे हैं जो लोग है ना सारे पोर्शन पे सही से ध्यान नहीं दे रहे हैं। मतलब क्या तो इंटरनल सिक्योरिटी मिस कर जाते हैं, या डिजास्टर मिस कर जाते हैं, या एनवायरनमेंट मिस कर जाते हैं, और एक ही सब्जेक्ट समझ में आता है GS3 मीन्स इकोनॉमिक्स, बट ऐसा नहीं है। अब मान लेते हैं सवाल आता है कि क्वांटम कंप्यूटर है और क्वांटम कंप्यूटर किस तरीके से गवर्नेंस को मतलब प्रमोट करता है, कैसे अच्छी गवर्नेंस को या गोल ऑफ गुड गवर्नेंस को सपोर्ट करता है। मान लेते हैं कि ऐसा सवाल बन जाता है, और ट्रस्ट में ऐसे सवालों को ना मतलब आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे सवाल बन सकते हैं, एग्जामिनर आपसे प्ले कर सकता है इस तरह के सवालों को। अब आपको पता है भाई क्वांटम कंप्यूटर क्या है, इसकी बेसिक डेफिनेशन तो थोड़ी समझ में आनी चाहिए, और थोड़ा सा इसके बेनिफिट्स क्या हैं वो समझ में पता होना चाहिए, और फिर गवर्नेंस क्या है और फिर उसे लिंक कर दो तो आपका आंसर बन जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि क्वांटम कंप्यूटर्स एक कंप्यूटेशन कैपेबिलिटीज़ हैं जो बेसिकली क्वांटम टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड हैं, जहाँ पे हम बिट्स की बात नहीं करते, हम क्यूबिट्स की बात करते हैं। बेसिकली हमें यहाँ पे है ना क्वांटम कंप्यूटर्स को समझाना नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी पे फोकस करना है जो बेस्ट प्रॉपर्टीज़ है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि क्वांटम कंप्यूटर से में क्वांटम सुप्रीमेसी होती है, मतलब ऐसी ऐसी एल्गोरिथम्स को सॉल्व किया गया है जिन एल्गोरिथम्स को क्लासिकली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था, या सॉल्व भी करे तो उसमें पता नहीं 20 साल 30 साल पता नहीं कितने साल लग जाते। हाँ, तो क्वांटम कंप्यूटेशन में क्या होता है कि ऐसी एल्गोरिथम्स को सॉल्व कर सकते हैं, डेटा का उतना प्रॉब्लम नहीं है, डेटा प्रोसेस बहुत फास्ट होता है ना, डेटा प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें क्वांटम में होती हैं। सबसे बड़ी बात है डेटा सिक्योरिटी बहुत है ना, क्योंकि अगर क्वांटम में क्या होता है कि अगर क्वांटम इन्फॉर्मेशन में अगर आप इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हो एक जने से दूसरे जने में, तो अगर उसको अगर आप कुछ भी छेड़छाड़ कर रहे हो तो दोनों ही पता कर लेते हैं कि उनमें डेटा है, इसके साथ छेड़छाड़ हो गया है। तो मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप थेफ्ट कर पाओ डेटा को। हाँ, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम है, उस पर क्वांटम के कॉन्सेप्ट पे बेस पे हम लोग डिक्रिप्टेड और इनक्रिप्टेड कीज़ को बनाते हैं, है ना। मतलब आप लोग को पता ही होगा कि मान लीजिए एक व्हाट्सअप मैसेज कैसे इनक्रिप्टेड होता है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ, एक बेसिक सा ही बात है। जैसे मान लीजिए व्हाट इज़ योर नेम? अभिषेक। एंड व्हाट इज़ योर नेम? किया? रिया। अब मान लेते हैं कि रिया ने, अभिषेक ने कोई व्हाट्सएप मैसेज टाइप किया रिया को, ठीक है, जैसे मान लीजिए हेलो ही टाइप किया। अभी हेलो क्या होता है कि इनक्रिप्टेड रहता है, मतलब इसको है ना वैसी फॉर्म में चेंज हो जाएगा ये अपने आप से ही, जो कोई और रीड नहीं कर सकता उसको इजीली, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इनक्रिप्ट हो गया। अभी इसको तो नॉर्मल ही लग रहा है, लेकिन प्रोसेस में ऐसा नहीं है। यू राइट द हेलो एंड इट कन्वर्टेड इनटू सम काइंड ऑफ लैंग्वेज विच इज़ नॉट अंडरस्टेबल बाय एनीवन, और फिर ये मैसेज पहुंच गया रिया के पास में उस नहीं समझने वाली फॉर्म में, एंड रिया के पास ही क्या होगी, इसकी की होगी इसको डिक्रिप्ट करने की। अभी तो हमें पता नहीं चलता, ये हमें पता नहीं होता, पर ये प्रोसेस ऐसा ही चलता है। फिर वो डिक्रिप्टेड की अपने आप लग जाती है जब आप मैसेज खोलते हो,
और ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैसेज में, हेलो में ही कन्वर्ट हो जाएगा और आप उसे पढ़ सकते हो। इस मैसेज को वही पढ़ सकता है जिसके पास में डिक्रिप्टेड की होगी। और वो लोग, अब ये व्हाट्सएप वाले कैसे डिसाइड करते हैं कि किसको डिक्रिप्टेड की देने, क्योंकि रिया का मोबाइल नंबर है वो शेयर्ड है इसके साथ में, रिया ने इस बंदे को ब्लॉक भी नहीं कर रखा, तो वो मान लेते हैं कि हाँ ये ऑथेंटिक मैसेज भेजा जा रहा है, ठीक है। अगर रिया उसे ब्लॉक कर देती तो वो डिक्रिप्टेड की नहीं मिलती, फिर वो मैसेज ही नहीं पहुंचता उसके पास में। तो अब अगर ये इंक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन अभी तो हम किसके बेस पे करते हैं, क्लासिकल बेस पे करते हैं, ठीक है। क्लासिकल किसी ने अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ा है और अगर इन चीज़ों में काम किया है, सिक्योरिटी और इन सब में, डेटा सिक्योरिटी में, तो आपको पता होगा कि बेसिकली जो की डिसाइड होती है ना क्लासिकल में, वो प्राइम फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट पे होती हैं। एक बहुत बड़ा सा नंबर होता है, उसके प्राइम फैक्टर करने होते हैं, तो उस पर बेस होता है। लेकिन क्वांटम में ऐसा नहीं होता, क्वांटम में क्वांटम कॉन्सेप्ट पे बेस होता है। तो यहाँ पे डेटा काफ़ी सिक्योर होता है, फास्ट प्रोसेस होता है, और डेटा की जो कैपेसिटी है स्टोर करने की वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। 1 मिलियन जो क्लासिकल चिप्स है ना, 1 मिलियन, वो 1 mm की क्लासिक क्वांटम चिप के बराबर होती है। मतलब बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हो आप छोटे से स्पेस में ही, तो ये भी फ़ायदा होता है। मतलब कम स्पेस में ज़्यादा डेटा, फास्ट प्रोसेस भी होगा, वो ऐसे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी जो क्लासिकली पॉसिबल नहीं थी, और सेफ होगा। तो ये 4 फायदे आपको समझ में आते हैं किसके, क्वांटम के। अब आते हैं गवर्नेंस में। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? गवर्नेंस का मतलब सिंपल होता है कि फ्रेमिंग द पॉलिसी, इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसी, ठीक है, गवर्नेंस ही हो गया। और गुड गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो, अकाउंटेबिलिटी हो, सिटीजन्स पार्टिसिपेशन हो, है ना, एफिशिएंट हो, इक्विटेबल हो। अगर आप यूएनडीपी की डेफिनेशन देखें गुड गवर्नेंस की, तो वहाँ पे 7-8 कीवर्ड्स हैं, पर मोटा मोटा यही आइडिया होता है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, सिटीजन सेंट्रिक होना चाहिए, इक्विटेबल होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए। इस तरह की गवर्नेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? गुड गवर्नेंस, ठीक है। अब गुड गवर्नेंस के भी कीवर्ड पता है, इसके भी बेनिफिट पता है। अब लिंक करने का समय आ गया उसे। मान लेते हैं कि यही सवाल था कि क्वांटम कंप्यूटर से किस तरह से गुड गवर्नेंस आ सकता है। तो यहाँ पे आता है ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे आता है अकाउंटेबिलिटी, यहाँ पे आता है एफिशिएंसी, ठीक है, यहाँ पे आता है इक्विटेबल, ठीक है, सिटीजन सेंट्रिक, ठीक है, बॉटम अप्रोच, ठीक है। तो ये गुड गवर्नेंस से कॉन्सेप्ट हो गए। अब आपका अगला काम क्या बचता है कि यार हमें क्वांटम कंप्यूटर के जो, अब इसके बेनिफिट मैंने क्या क्या बताए थे। सबसे पहले बात है सुप्रीमेसी, फास्ट प्रोसेसिंग, बेटर वो क्या बोलते हैं उसे, डेटा कलेक्शन और सिक्योर डेटा, ठीक है। अब हमारा काम बच गया ये 4 चीजों से किस तरीके से ये चीजें हम अचीव कर सकते हैं, एंड इट शुड बी योर आंसर। अभी कुछ समझ में आया कैसे अप्रोच लेके जानी है। इस तरह सवाल कैसा भी आ सकता है यार, ऐसा भी आ सकता है कि हाउ नैनोटेक इज हेल्पिंग द क्या बोलते हैं फार्मर्स, हाउ नैनोटेक हेल्पिंग द फार्मा सेक्टर, हाउ द डेटा एनालिटिक्स इज हेल्पिंग टू सम अदर सेक्टर। तो बस उस पर्टिकुलर सेक्टर को समझ लो, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को समझ लो, और कैसे उसको लिंक कर सकते हैं वो समझ लो। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि ये डेटा सिक्योरिटी है, कि डेटा ब्रीच नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, जो इफेक्टिवली हम गुड गवर्नेंस के अंदर ई गवर्नेंस के रोल को ज़्यादा अश्योर कर सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट अब ये सोचेगी कि हम शिफ्ट तो हो रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी की तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं हमें साइबर थ्रेट का तो डर रहता ही है हमेशा। क्या आप पूरा का पूरा काम है ना आपने डिजिटलाइज कर दिया है, तो पूरा का पूरा काम जब डिजिटल है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थ्रेट रहती है यार कि वो डेटा चुर ना जाए, कल को कोई साइबर अटैक ना आ जाए। जब कुदुनकुलम न्यूक्लियर प्लांट पे साइबर अटैक हुआ, आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लेके आए है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और हमारे पास में एक स्कीम भी है नेशनल प्रोटेक्शन सेंटर फॉर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, एक स्कीम भी है हमारे पास में। तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, फाइनेंस,
अगर वो कोलैप्स करेंगे तो पूरे का पूरा कंट्री कोलैप्स कर जाएगा। तो अब तो मान लेते हैं कि, और वो सब गवर्नेंस का पार्ट है, तो मान लेते हैं कि अगर हम क्वांटम कंप्यूटेशन पे शिफ्ट होते हैं तो कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इज मोर सिक्योर। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्कस कर रही है स्टेट से, स्टेट गवर्नमेंट लोकल पंचायत से डिस्कस कर रही है, हमारे पास वेरियस स्कीम्स का डेटा होता है, जैसे मनरेगा का डेटा है हमारे पास में प्रधानमंत्री आवास योजना का डेटा होता है, हमारे पास में आधार का डेटा है, वो सब यार उसमें कितना कम्युनिकेशन है, वो सारा कम्युनिकेशन सिक्योर हो जाएगा। अगर वो कम्युनिकेशन सिक्योर होगा तो वी कैन अचीव द बेटर रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टेबल लाइक गवर्नेंस। तो एक चीज से देखो कितना फायदा हो गया। तो हम अचीव किया कि नहीं हमने गुड गवर्नेंस। एक सिक्योर डेटा, सिटीजन का सिक्योर डेटा है, इसका मतलब क्या है, सिटीजन मोर ट्रस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच आएगी सर्विसेज में, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी आएगी, मोर अकाउंटेबिलिटी, मोर सिक्योर डेटा, मोर अकाउंटेबिलिटी, ज्यादा डर नहीं है अब सिटीजन्स को अपना डेटा शेयर करने में, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूं फास्ट प्रोसेसिंग का। अब देखो यार, एक गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, गवर्नमेंट के पास में मान लीजिए डेटा आता है, बहुत सारा डेटा आता है, और उस डेटा के बेस पे गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्म करती है, ठीक है। हमारे पास में डेटा आता है कि यार लोगों में इतनी गरीबी है, उस पर्टिकुलर स्टेट में ये बीमारी फैल रही है, वहाँ पे इतनी गरीबी है, तो अब हम क्या करते हैं, उस डेटा को प्रोसेस करते हैं। डिजास्टर का एग्जाम्पल ले लो, मान लीजिए कहाँ पे डिजास्टर प्रेडिक्शन है, ये भी गवर्नेंस का ही पार्ट है, तो हम वहाँ पे भी डेटा क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ठीक है। वहाँ पे हम क्या करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं। अब जितना बेटर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा होगा उतना बेटर हमारे पास में क्या होगा, डेटा सेंट्रिक पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो पाएगा, क्योंकि डेटा कलेक्ट होगा, वो डेटा का प्रोसेस हम अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास में क्या है, टेक्नोलॉजी कंस्ट्रेंट नहीं है। तो ये वाला जो एंगल है, बेटर जो फास्ट प्रोसेसिंग है, बेटर डेटा प्रोसेसिंग है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेट कर सकते हैं, और बेटर पॉलिसी फॉर्मुलेट डेफिनेटली विल इंप्रूव द गवर्नेंस, ठीक है। और वाला एंगल लो, जैसे डेटा सिक्योर करने की बात हो रही है, डेटा को क्या बोलते हैं, स्टोर करने की बात हो रही है। अभी हम लोग रिलाई कर रहे हैं किसके ऊपर, बाहरी डेटा सर्वर के ऊपर रिलाई करते हैं, और मान लेते हैं क्वांटम कंप्यूटर आते हैं, तो क्या होगा, हमारे पास बहुत स्पेस होगा डेटा को सिक्योर करने के लिए, और हमारा ओन भी हो सकता है वो खुद का। तो ये भी क्या होगा, अब हमारा सिक्योर डेटा होगा, हमारा अपना डेटा होगा, तो सिक्योरिटी भी आ रही है और उस पर बेस्ड पॉलिसी भी इंप्रूव हो रही है, तो ओवरऑल गवर्नेंस इंप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे आ गई हमारे पास में क्वांटम सुप्रीमेसी वाली बात लेते हैं। अब बहुत सारी ऐसी एल्गोरिथम्स पड़ी हैं जो हमें, जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं और बेटर रिजल्ट्स ला सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई भी चीज़ होती है ना, पहले हम उसको सिमुलेट करते हैं, कोई भी चीज़ को प्रैक्टिकल करने से पहले। कभी मान लेते हैं कि आपने कभी फार्मा कंपनी में रिसर्च देखी होगी, तो वो पता है क्या करते हैं यार, जैसे एक गोली बनती है, तो उस गोली में क्या होता है, डिफरेंट साल्ट का कंपोजिशन होता है। तो क्या होता है कि वो है ना, पहले कंप्यूटर पे डाल के देखते हैं, 2 ग्राम ये डालता हूँ, 3 ग्राम ये डालता हूँ, तो फिर वो देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। फिर उसके बाद में कोई और कंपोजिशन देखते हैं, तो फिर जो सबसे फाइनेस्ट कंपोजिशन होता है, फाइनेस्ट कंपोजिशन क्या होता है किसी सॉल्ट का, मिनिमम साइड इफेक्ट हो, मैक्सिमम बेनिफिट हो, ये हमारा फाइनेस्ट होता है। तो हम करके देखते हैं कि यार 500 ग्राम 500 mg करके देखता हूँ, फिर देखता हूँ क्या साइड इफेक्ट रहता है, फिर 650 पे जाके देखते हैं। तो इस तरीके से हिट एंड ट्रायल की रिसर्च चलती है। तो अब उसमें क्या होता है, बहुत सारा डेटा हमारे पास में होता है, बहुत सारे अच्छी कंप्यूटेशन पावर हमें चाहिए। तो वो अगर क्वांटम सुप्रीमेसी अगर आती है तो हम उन्हें फास्ट तरीके से, नए तरीके से, हम नई एल्गोरिथम्स के थ्रू इस तरह का सिमुलेट कर सकते हैं। तो उससे हम लोग को, हमारे लिए प्रिडिक्शन आसान हो जाता है। जैसे गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आती, मान लेते हैं कि यार हम सरकार हिसाब लगाते, डिमोनेटाइजेशन के टाइम लगाती, कितने पैसे हैं, इतने नहीं है, कितने लोग बाहर निकलेंगे, ये वो। तो फिर वो जो डेटा बेस क्वांटम कंप्यूटर्स होंगे तो प्रोसेसिंग उतनी अच्छी होगी, तो क्वांटम कंप्यूटर्स विल सपोर्ट द एआई, एंड फिर एआई से जो भी बेनिफिट होने वाले हैं वो सारे बेनिफिट किसको पहुंचेंगे, सोसाइटी को और गवर्नमेंट्स को। तो उस तरह से भी गवर्नेंस इंप्रूव होगा। इट विल नेवर हेल्प, नॉट ओनली हेल्प द एआई, इट विल ऑल्सो हेल्प द मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स तरह की जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको भी ये सपोर्ट करेगा। क्वांटम कंप्यूटर का कोर क्या है, बेटर तरीके से डेटा को प्रोसेस करना, परफॉर्म करना, और वो चीज़ें आसान होती चली जाएंगी। तो ओवरऑल क्या इंप्रूव हो जाएगा, गवर्नेंस इंप्रूव हो जाएगा। इसी सवाल को वो लोग बहुत तरीके से बना सकते हैं, सिटीजन के एंगल से बना सकते हैं, सोसाइटी के एंगल से बना सकते हैं, इकोनॉमी के एंगल से बना सकते हैं। तो इस तरह की अप्रोच को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो
ये हाँ तुम्हें जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अप्रोच करने की ज़रूरत है। तो इसको अगर हम लोग अभी समराइज़ करें इन चीज़ों को, तो ये समराइज है कि आपको जो सिलेबस के कीवर्ड्स हैं वो पूरे आपके तैयार हों, ठीक है। और सिलेबस के कीवर्ड के बाद में आप उनका बेसिक तैयार करो, चाहे वो क्लास से करो, चाहे वो आप किताब से करो। और उसके बाद में फिर ईयर लॉन्ग आपको उसका करंट अपडेट्स प्रिपेयर करने हैं। एंड दिस शुड बी द वेरी आइडल स्ट्रेटजी, ठीक है। PYQs को आपको ढंग से सॉल्व करना है, वहाँ से भी जो टॉपिक बार बार फ्रिक्वेंटली आए हुए हैं उनको आपको एक बार देखना है, उन टॉपिकों से भी रिपीटेशन होता है। तो ये एक फंडामेंटल स्ट्रेटजी है जो साइंस टेक्नोलॉजी में फॉलो की जा सकती है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अब हम लोग एक टॉपिक ले लेंगे तो उसे थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मज़ा आ रहा है कि नहीं सुनने में? थोड़ा सा मेरा यही रहता है क्लास में कि कंटेंट आपको मतलब एक रिलेट कर पाए इंसान। अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो ना तो फिर वो मज़ा नहीं आता। और मेंस में भी ऐसा ही होता है, और प्री में तो खैर नॉलेज बेस होता है, पर मेंस में तो आपको कहीं ना कहीं आंसर फ्रेम करना पड़ता है। तो होता है मेंस में नॉलेज से ज़्यादा आपको एक स्किल की ज़रूरत पड़ती है। इट्स अ गेम ऑफ स्किल कि आप उस स्किल को डेवलप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आप डायमेंशन जनरेट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो मल्टीपल डायमेंशनल जनरेट करना, उसको डेटा के साथ में सब्सटेंशिएट करना, डिफरेंट एंगल से सोचना, वो मेंस में एक स्किल की तरह है। उस स्किल को हमें डेवलप करना पड़ता है और वो ग्रेजुअली डेवलप होती है, ठीक है। हमेशा मतलब जब भी कोई आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका मोटा पार्ट ये होता है कि आप उस पर एक ऐसे की तरह प्रिपेयर करो कि GS1 है। अब GS1 में सोसाइटी आती है, तो उस टेक्नोलॉजी का सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर GS1 में जोग्राफिकल फेनोमेनाज है, सुनामी है, अर्थक्वेक है, उन सब पे किस तरीके से कुछ है या कुछ डायमेंशन तो नहीं है वहाँ पे। फिर आप GS2 देखते हो, तो GS2 में आपका पॉलिटी तो खैर कोर में तो कुछ नहीं है, पर गवर्नेंस में ज़रूर टेक्नोलॉजी आज एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, ठीक है। उसके बाद में सोशल जस्टिस, तो क्या टेक्नोलॉजी और सोशल जस्टिस आ सकता है, ये देखने की बात है। वहाँ पे 3 कीवर्ड हैं, एजुकेशन, हेल्थ एंड हंगर। उसके बाद में ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, देखो कि भाई तो टेक्नोलॉजी से एजुकेशन पे कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है, हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है। फिर उसके बाद IR आ जाता है। अब टेक्नोलॉजी और IR में भी क्या लिंक है, द बेटर टेक्नोलॉजी बेटर सॉफ्ट पावर। आज अमेरिका में क्यों हम जाना चाहते हैं, हमेशा सेटल होना चाहते हैं लोग वहाँ पे, लोग वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं, बताओ। एक सॉफ्ट पावर बन गई है यार, सॉफ्ट पावर। आज उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से वहाँ पे बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, वो अपनी टेक्नोलॉजी को बाहर बेच भी रहे हैं, और हम लोगों के एक इमेज क्रिएट हो रही है। इससे वो देश क्या है, शक्तिशाली बन रहा है। क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या करती है, जॉब क्रिएट करती है किसी कंट्री में, इनोवेशन लेके आती है, इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करती है, और वो देश क्या बनता है, इंटरनेशनल स्फेयर पे बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्री बन जाती है वो। अरे बेटर GDP और बेटर मिलिट्री, ये 2 ही तो क्राइटेरिया हैं वर्ल्ड में रूल करने के, इज़न्ट इट। USA के पास क्या है, मिलिट्री भी अच्छी है और GDP भी अच्छी है उसकी। अभी आप डेटा देखोगे तो US की कितनी GDP है इस समय, 23 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है। हम लोग कितना है, 3, मतलब 8 टाइम्स आई थिंक हम लेसर ही हैं USA से, और पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा हैं उससे। तो ये आयरनी है, वहाँ कम लोगों के पास कितना कुछ है और यहाँ ज़्यादातर लोगों के पास में उतना है नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे यूथ क्या है, ज़्यादातर यूथ यहाँ गवर्नमेंट जॉब में बिजी है, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। और फिर क्या होता है, जब 30s आती है तो उसके बाद में इंसान उतना इनोवेटिव ही नहीं कर पाता। मतलब गवर्नमेंट जॉब कहीं ना कहीं, आप मानो या मत मानो, हमारी कंट्री की इकोनॉमी के लिए डेट्रीमेंटल है, किसी भी नेशन की इकोनॉमी के लिए डेट्रीमेंटल है। यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो दैट कि अगर किसी भी नेशन में ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं, इसका मतलब है कि द इकोनॉमी इज़ नॉट वेरी हेल्दी। इकोनॉमी कहीं ना कहीं अनहेल्दी है वहाँ पे, ताकि वहाँ पे मतलब ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, ज़्यादा इंडस्ट्री नहीं होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा गुड्स एंड सर्विस का, तभी तो लोगों के पास जॉब नहीं है, तो लोग भाग रहे हैं पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की तरफ, ठीक है। तो अब अमेरिका जैसे देशों में क्या है, बहुत कम अटैचमेंट है किसकी तरफ, गवर्नमेंट जॉब की तरफ। वहाँ पे ज़्यादातर लोग किस तरफ फोकस करते हैं, जॉब क्रिएशन पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे, उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है।
ठीक है, बट ये सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है, ठीक है। तो मैंने बताया टेक्नोलॉजी से कैसे IR लिंक है, ठीक है। US का कल्चर है, जैसे ओपन कल्चर हो गया, वो काफ़ी ओपन और बोल्ड कल्चर है उनका, तो वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से ही हुआ है, ठीक है। अरे यार मैं 1 मिनट आ रहा हूँ। तो हम लोग कहाँ थे कि किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल है, ठीक है। ऐसे ही अब GS3 में आ जाओ, एक बार मैं इसे कहीं रह गया है, कोई नहीं, ऐसे ही बोल लूँगा। तो GS3 में अगर आप लोग देखेंगे तो क्या है, इकोनॉमी। अब आप बताओ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का डायरेक्ट लिंक है कि नहीं, क्योंकि जितनी बेटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी होगी उतनी बेटर क्या होगा, इकोनॉमी फ्लरिश करेगी, क्योंकि इसमें क्या आएगा, इनोवेशन आएगा। अगर देखो अब इसको भी मान लो तोड़ना पड़े कभी लाइफ में कि साइंस टेक और इकोनॉमी को लिंक करना पड़े, तो ऐसे सोचो कि इकोनॉमी कितने सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर है, उसके बाद में इंडस्ट्री है और सर्विस सेक्टर है। अब सोचो साइंस टेक और एग्रीकल्चर में क्या लिंक है। सोचो यार एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यार अच्छे सीड्स नहीं हैं, ठीक है, अच्छे फर्टिलाइजर्स नहीं हैं, लैंड डिग्रेड हो चुका है, वाटर लेवल नीचे जा चुका है, क्लाइमेट चेंज से परेशान है, मानसून प्रेडिक्शन अच्छा नहीं है, जल्दी फसल ख़राब हो सकती है। और सोचना शुरू करो यार साइंस हर जगह है, क्या साइंस उस डिग्रेडेड लैंड को सही नहीं कर सकता? क्या साइंस जो वाटर टेबल नीचे चला गया उसको इम्प्रूव नहीं कर सकता? क्या साइंस ऐसे सीड्स जनरेट नहीं कर सकता जो मतलब जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना हो, ड्रॉट टॉलरेंट हो? क्या साइंस पेस्ट टॉलरेट नहीं बना सकता, क्या बोलते हैं, सीड्स का? आप पूरा बायोटेक को ले आओ ना, यहाँ पे पूरा बायोटेक ले आओ। मानसून प्रिडिक्शन अच्छा नहीं हो सकता साइंस टेक्नोलॉजी से? हो सकता है। क्लाइमेट चेंज अगर टैकल होता है तो हो सकता है, क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अगर आप पोस्ट हार्वेस्ट में देखें तो 25% लॉस है पोस्ट हार्वेस्ट का। क्या हम लोग शेल्फ लाइफ नहीं बढ़ा सकते प्रोडक्ट की? क्या लॉजिस्टिक्स इंप्रूव नहीं हो सकते साइंस एंड टेक्नोलॉजी से? कोल्ड चेन जो क्या बोलते हैं, कोल्ड वेंस और इन सब से समझ में आ गया ना कि अगर वो सब साइंस टेक्नोलॉजी से हम ये सब इंप्रूव कर सकते हैं, बेटर सेंसर्स लगा सकते हैं, ड्राइवरलेस ट्रैक्टर लगा सकते हैं। इवन भारत में तो आप साइंस टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो अननेसेसरी एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, भाई इंडिया में एग्रीकल्चर में क्या प्रॉब्लम है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है कि नहीं? कैसे है वो बताओ कि 17% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में एग्रीकल्चर करता है, लेकिन
एम्प्लॉय कितना करता है, मोर देन 50% से। तो मोर देन 50% पीपल आर एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, बट एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन GDP जस्ट 17%। तो इसका मतलब क्या है, ये एक सही चीज़ नहीं है। जो सेक्टर ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है ना GDP में, उसी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा होना चाहिए। उसके फ़ायदे क्या होंगे, जॉबलेस ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि मोर GDP में कंट्रीब्यूशन है, मोर ही एम्प्लॉयबल लोग हैं, तो वो पूरा एक बना हुआ है, मतलब एक क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बना हुआ है वहाँ पे। इंडिया में क्या हुआ है, इंडिया में क्यों हम कहते हैं कि जॉबलेस ग्रोथ है? इंडिया में GDP तो बढ़ रही है, लेकिन इनइक्वालिटी बहुत बढ़ रही है। तो वो भी साइंस टेक से दूर कर सकते हो। इंडस्ट्रीज़ में डेफिनेटली आज हम बात करते हैं, MSMEs की बात करते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात करते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करते हैं। इन सब में एक कॉमन प्रॉब्लम दिखती है, और वो क्या है, इनोवेट नहीं है यार, टेक्नोलॉजिकल अपडेट नहीं है ये। तो साइंस टेक्नोलॉजी इस समय कितनी, मेरे हिसाब से 7 करोड़ के आसपास हमारे पास में MSMEs हैं, 10 करोड़ के आसपास लोग एम्प्लॉयबल हैं, 40% GDP में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं MSMEs। MSME में बहुत पोटेंशियल है। चाइना के अंदर इतनी बड़ी ग्रोथ को है ना MSME ने सपोर्ट किया है। वहाँ पे जो सबसे पहले जो ग्रोथ हुई, सबसे फास्ट ग्रोथ हुई, वो MSME के थ्रू ही हुई। तो साइंस टेक्नोलॉजी में MSME में आज भारत में प्रॉब्लम क्या है, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन नहीं है। आज भी हम लोग वही पुरानी ओल्ड जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। प्रॉपर मार्केटिंग कर सकता है साइंस टेक्नोलॉजी। आज आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से, आप जैसे सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया ये सब टेक्नोलॉजी तो है, उससे कितनी बेटर मार्केटिंग हो सकती है। साइंस टेक्निक तो आसान बनाए ना, कि आज अमेरिका में बैठा है कोई आदमी, इंडिया के MSME से कोई प्रोडक्ट बना हुआ है तो उसको ऑर्डर कर सकता है और वो वहाँ डिलीवर भी हो सकता है। तो यही तो चीज़ें हैं। सर्विस सेक्टर में लिख लो, नई नई चीज़ें डेवलप होती हैं। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड है, IT इंडस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड है। अब मान लीजिए कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी किसी देश में सही है, तो आप पूरा देख सकते हैं कि पूरी इकोनॉमी चढ़ जाएगी एकदम से। निबंध लिख सकते हो उसके ऊपर पूरा आप यार, सेक्टर वाइज तोड़ने की ज़रूरत है बस, ठीक है। उसके बाद में मैंने एग्रीकल्चर वाला डिस्कस कर ही लिया। उसके बाद में साइंस टेक्नोलॉजी से, साइंस टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा है खुद को, GS3 में फिर ये डायमेंशन आती है। सबसे पहली बात है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट से जॉब भी क्रिएट्स होती हैं, जॉब क्रिएट होती हैं, और इनोवेशन को प्रमोशन मिलता है। जैसे कि इसरो है, इसरो कितना अच्छा काम कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है इसरो के साथ में, आप लोग को एक फैक्ट देता हूँ, $350 बिलियन की अभी हमारा स्पेस मार्केट है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन इसरो का कितना हिस्सा है इसमें, सिर्फ 7 का, मतलब ओनली 2%। तो ये हमने क्या किया, उसके बाद हमने टेक्नोलॉजी बना ली, लेकिन हम उसे बेच नहीं पाए। उस टेक्नोलॉजी को हमने कन्वर्ट नहीं किया जॉब क्रिएशन में, उस टेक्नोलॉजी को से हमने बेनिफिट नहीं उठाया। और हमसे ज़्यादा बेनिफिट तो SpaceX और ये सब ने उठा लिया। आज SpaceX के बाद कितना ऑर्डर है, एलोन मस्क को इतना अमीर बना दिया SpaceX ने। तो साइंस टेक से ये भी फ़ायदा होता है कि अगर मान लीजिए इसरो है, इसरो अगर प्रमोट करता है अपने प्रोडक्ट्स, अब देखो आपको पता होगा कि E-स्पेस बन चुका है, NSIL बन चुका है, एंट्रिक्स बन चुका है। तो ये सारा इसलिए बनाया जा रहा है ताकि हम लोग प्राइवेट पार्टिसिपेशन को भी लेकर आएँ और अपने प्रोडक्ट्स को बेचे भी। तो मतलब इसरो का प्लान इस समय ये है कि मैं सिर्फ अब प्रोडक्ट डिज़ाइन करूँगा, मैन्युफैक्चरिंग अब प्राइवेट सेक्टर कर लेगा। अभी जॉब भी तो क्रिएट कर रही है ना इस सेक्टर में। अब जैसे नासा है, नासा सब आउटसोर्स करता है अपना काम, मैक्सिमम काम नासा अपना आउटसोर्स करता है अब। और आपने देखो मेजर स्टार्टअप्स निकल के आ रहे हैं स्पेस के अंदर, बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स सब निकल के आ रहे हैं स्पेस के अंदर। तो ये सब किससे आसान हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आसान हुआ। उसके बाद अगला सेक्टर है जैसे एनवायरनमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी। देखो अब एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, बहुत सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि यार एनवायरनमेंट के नेगेटिव इम्पैक्ट को हम लोग है ना, देखो एनवायरनमेंट को टैकल करने की 2 बातें हैं, मिटिगेशन और अडेप्टेशन। अब मिटिगेशन में तो क्या होता है कि इम्पैक्ट हो ही ना, मतलब डिज़ास्टर आए ही ना। एडेप्टेशन में क्या होता है कि डिज़ास्टर तो आएगा ही आएगा, लेकिन हम प्रिपेयर हैं उसके लिए। साइंस टेक दोनों जगह हेल्प कर सकता है। साइंस टेक मिटिगेशन में भी हेल्प कर सकता है, ताकि जो कोजेज़ हैं उन कोजेज़ को हम एड्रेस कर लें। जैसे CO2 बढ़ रही है, CO2 बढ़ रही है। अब मान लेते हैं कि CO2 बढ़ रही है, तो CO2 ऐसी टेक्नोलॉजी लाओ जिसमें CO2 रिलीज कम हो। ऐसे व्हीकल बनाए जा सकते हैं, जैसे कि हम लोग अभी समय रिन्यूएबल एनर्जी पे निवेश कर रहे हैं।
और एडाप्टेशन में क्या होगा कि एडवर्स इम्पैक्ट होगा लेकिन हम इम्पैक्टेड नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, कल को 60 डिग्री पे टेम्परेचर पहुंच जाता है तो हम लोगों ने ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद कर लेंगे कि हम वहाँ पे सर्वाइव कर जाएंगे। यू गोट द आइडिया। जैसे यार एसी भी तो क्या ही है, एडेप्टेशन ही तो है कि बाहर कितनी भी गर्मी हो हमने एसी बना ली। तो साइंस टेक से वो भी आसान है। तो चाहे वो क्लाइमेट चेंज, देखो एनवायरनमेंट में 3 बड़े थीम है, क्लाइमेट चेंज है, बायोडाइवर्सिटी है और इकोलॉजी है। तीनों को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। यार गंगा को साफ कर दिया हमने टेक्नोलॉजी से, बोलो आसान है क्या? वेटलैंड को रिस्टोर कर सकते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी से। हम लोग कुछ भी मतलब साइंस टेक से किया जा सकता है इस समय, ठीक है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जा रहा है जहाँ पे CO2 इमिशंस कम हो रहे हैं, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल एक एग्जांपल हो गया। ऑल्दो इंडिया में इलेक्ट्रिकल व्हीकल का कोई फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी तो कहाँ से आ रही है, कोल बेस्ड है। मोर देन 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ कमिंग फ्रॉम कोल, और जब कोल से आ रही है तो फिर वो कोई फ़ायदा बचा ही नहीं है हमारे पास में। लेकिन हमें कहीं ना कहीं शिफ्ट होने की ज़रूरत है रिन्यूएबल एनर्जी पे। मेरा सजेशन तो यही रहता है कि इंडिया शुड गो फॉर द हाइब्रिड मॉडल, जहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग जैसे हम लोग सोलर पे जाते हैं, फिर क्या होता है आज सोलर है तो फिर वो कभी सन नहीं आया तो कहानी ख़त्म हो गई, विंड में हवा चाहिए। तो यू रिक्वायर एटलीस्ट हाइब्रिड मॉडल कि जिस समय जो अवेलेबल हो उससे हमें एनर्जी मिल जाए, ठीक है। ऐसे हमारा सोलर विंड की हाइब्रिड पॉलिसी भी है, ठीक है। अब हम उसके बाद आता है सिक्योरिटी पे, डिज़ास्टर पे आओ। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी का बड़ा रोल है। डिज़ास्टर हर जगह हेल्प कर सकता है। डिज़ास्टर प्री डिज़ास्टर जो प्रिडिक्शंस हैं उनमें भी हेल्प कर सकता है, ड्यूरिंग डिज़ास्टर भी हेल्प कर सकता है और रिकवरी में भी हेल्प कर सकता है। या ड्यूरिंग डिज़ास्टर हेलीकॉप्टर्स, रोबोटिक्स, ये डिज़ास्टर में कितना हेल्प कर सकते हैं। कैजुअलिटी कितनी कम हो सकती है बताओ। हम लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू कैजुअलिटी को बहुत कम कर सकते हैं, क्योंकि एक तो कम्युनिकेशन इंप्रूव हो सकता है। यार GPS मैपिंग से है ना, आप हर जगह जाके देख सकते हो कि यार यहाँ पे कौन कौन बंदे फंसे हुए हैं। बड़ी बड़ी मतलब अगर मान लो कहीं कोई बड़ी बिल्डिंग गिरी जो कोई दब भी गए ना, उसको भी आज हम लोग लेज़र से देख सकते हैं कि यार नीचे कोई दबा हुआ है कि नहीं। ये टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हो पाया है। रोबोट्स को डिप्लॉय किया जा रहा है वहाँ पे यार लोगों को निकालने के लिए, तो ह्यूमन कैजुअलिटी अपने आप कम हुई है उससे। और याद रखना, ह्यूमन से गलती हो सकती है, मशीनों से गलती नहीं होती है। दे आर वेरी प्रिसाइज। और उसका रिकवरी में मान लेते हैं कि इस जगह सब खत्म हो गया, कितना जल्दी टेक्नोलॉजी बना सकती है यार वहाँ पे वापस से। और पहले इतना इंपॉर्टेंट है यार, आज साइक्लोन हो या कुछ भी हो उसका प्रिडिक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अर्थक्वेक है, कहीं का भी है यार, सब में डेटा आता है। सब हम लोग आज सब जगह आपको पता है सिस्मोग्राफ लगे हुए हैं, वो सब साइंस और टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हो पाया है। इंडिया साइक्लोन में कितना अच्छा कर रहा है। आपको पता है जब 1998-1999 में जब उड़ीसा में साइक्लोन होता था ना, पता है कितनी कैजुअलिटी होती थी? 10 से 12 हज़ार। और आज कितनी होती हैं? 10, 5 या कभी होती भी नहीं है। हमने साइक्लोन में इतना एक्सपर्टीज़ मतलब डेवलप किया है ना, वो कैसे डेवलप किया है? टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो डिज़ास्टर टैकल करने में साइंस एंड टेक का बड़ा रोल है। अब आ जाओ किस में? सिक्योरिटी में। सर डिज़ास्टर मैनेजमेंट की अप्रोच क्या रखेंगे? मतलब हम इसको पढ़ेंगे तो अप्रोच मतलब किस बेसिस पे करेंगे? पहले तो मेन आइडिया यार देखो, दो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की अप्रोच में क्या है, देखो 2 एस्पेक्ट है इसके। एक तो डिज़ास्टर वाइज पढ़ो तो सवाल आ सकता है, सुनामी, फ्लड्स, अर्बन फ्लड्स, ये सब उनको इंडिविजुअली पढ़ना पड़ता है। दूसरा अप्रोच है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोच, कि भाई किस तरीके से होगा। जैसे कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, फिर स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके बाद में नेशनल क्राइसिस कमेटी है, उसके बाद में स्टेट डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। तो ये है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस। उसका ट्रेनिंग होगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे। फोर्स के लिए हमारे पास में क्या है? नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट फोर्स है। और फंड्स के लिए भी हमारे पास में नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंड्स हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है। तो एक तो ये पढ़ना होता है। इसके लिए सबसे बढ़िया सेकंड ARC की जो क्राइसिस मैनेजमेंट की रिपोर्ट है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स सेकंड ARC का। और उसके बाद में आप पर्टिकुलर डिज़ास्टर पढ़ो। हाँ, आप क्या कह रहे थे? सर मेरा सिर्फ एक ही डाउट है, सर कितनी डेप्थ तक पढ़े? जैसे सर इस बार प्रोजेक्ट्स में कार्बस इक्वेशन पे क्वेश्चन आया था, सर उसकी डेप्थ कोई डिफाइन नहीं है। वो तो हाँ, वो तो है ही क्या, लेकिन यार वही है कि फिर आपको सारे होते ही नहीं हैं, जो हो रहे हैं वो करना। जैसे आप इतने सारी चीज़ें बता रहे थे, काफ़ी अच्छा लगा सुन के। वो सारी चीज़ें सर हम बेसिक डेफिनेशन सभी पढ़ लेते हैं, क्यूरेंट्स के बारे में, क्वांटम कंप्यूटिंग या साइक्लोन्स के बारे में,
सर कार्बस इक्वेशन के बारे में शायद 95% बच्चों को पता होगा कि ठीक है, तो उसके अंदर मेथड्स दे रखे थे, वो शायद ही किसी ने कहीं सही बात है, सही बात है। देखो इस डेप्थ डिफाइन बिल्कुल भी नहीं, वो तो है ही क्या, बस यही डाउट है सर हाँ कि अब प्रीलिम्स में उसको कैसे टैकल। देखो डेप्थ डिफाइन नहीं है और हम एक लिमिट से ज़्यादा डेप्थ में जा भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। हमको पॉलिटी भी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, सर्वे भी पढ़ना है, करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। तो यार उस चीज़ का ना कोई सोल्यूशन नहीं है। जितना PYQs में आया है उतनी डेप्थ तक चले जाओ, लेकिन फिर आगे फिर एक सरप्राइज़ के लिए वेट करो बस। PYQs का टू बी ऑनेस्ट सर शायद मैं नाइव हूं इसमें, मैंने कोई ट्रेंड ऐसा देखा नहीं कि हम कुछ प्रेडिक्ट कर सके और वो आ नहीं नहीं, प्रिडिक्ट तो बिल्कुल मत करो यार। क्वेश्चन आ सकता है बट हाँ। ऑप्शंस नहीं आते वो वाले। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन यार देखो क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ें ना एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं कि आपको सारे क्वेश्चन करने नहीं होते, आपको कट ऑफ 100 के आसपास रखनी होती है, और जो आपको शॉर्ट आ रहे होते हैं 35-40 उन पे ज़्यादा। हाँ उसमें मोस्टली जो टॉपर्स रहे हैं उन्होंने मेंस में ज़्यादा लिया है rather than means। वो तो है ही। तो मैं ये प्री में अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, और प्री में हम लोग के दिमाग में ये रहता है बेसिकली कि भाई हमको 200 कभी आने नहीं है, 100 के आसपास रह जाओ। और अगर मान लो कि आपको नहीं आ रहा है, मान लीजिए कि सारे सवाल नहीं आ रहे हैं, पर आपको नेट 50 के आसपास की ज़रूरत पड़ती है निकालने के लिए, तो ज़्यादा अप्रोच हमें वही रखनी पड़ती है। और जितना कंटेंट हमें बेसिकली, जैसे द हिंदू आप पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो, मैगजीन्स पढ़ रहे हो, या टीचर से आपको जो कंटेंट मिल रहा है आपको वहीं रिलाई करना पड़ता है। सर ठीक बात आपकी सारी बात, आपने भी प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, आपने भी सारी चीजें शायद देखी होगी, इनको भी इंडियन एक्सप्रेस भी मैगजीन्स, इसी में ऐसे ऑप्शंस शायद मुझे कहीं नहीं दिखे। मैं बिल्कुल भी यार आपसे सहमत हूँ इस बात में, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन यार अब मतलब आप मेरे से क्या चाहते हैं, मैं कैसा आंसर करूँ? नहीं सर, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से पढ़े वो- कि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस वही तो बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको जो बताया जा रहा है, जैसे मान लीजिए आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो, एक न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो, उसमें जितनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको उतना रिलाई करना पड़ेगा। आपके हाथ में बहुत ज़्यादा नहीं है, आपके हाथ में है कि आपके 50 नेट सही हो जाएं, 30-35 आपको आ रहे होंगे, कईयों में आप थोड़ा सा गैस वर्क मारेंगे, और उससे आपको नेट 50-55 के आसपास रहना है। दैट इज़ आइडियलिस्टिक, तो मैं कभी नहीं कहूँगा इसे, ये रियलिस्टिक अप्रोच है। अब आइडियलिस्टिक अप्रोच तो ये है कि आप सारे क्वेश्चन के पीछे भागो कि मुझे ये भी आना चाहिए था, इसका कंटेंट भाग रहा हूँ, वो हो ही नहीं पाएगा कभी भी। अब मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो कि मेरे हाथ में है ही नहीं है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं आपको अगर मेरे से भी कभी आप साइंस टेक पढ़ोगे तो मेरा बेस्ट रहता है कि मैं आपको कोई भी सोर्स ना छोड़ूं, जितना कंटेंट दुनिया में अवेलेबल है वो उस टॉपिक के बारे में बता दूं, लेकिन उसके बाद भी चला जाएगा, उसके बाद क्या करेंगे? क्योंकि हम ह्यूमंस में लिमिटेशन है ना यार, सारे सब्जेक्ट्स है, और मैं जितना बताऊंगा उतना आप रिटेन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मुझे तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना था, आपको तो 6-7-8 सब्जेक्ट पढ़ने थे, तो और समस्या है इसमें। मोरल लेस हमें कहीं ना कहीं एक सच्चाई को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यार हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो टॉपिक मैं जानूं पर उसका कंटेंट, उसमें स्टेटमेंट्स मुझे नहीं पता हूँ, मानना पड़ेगा, और वो मान करके आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दैट इज़ द मोर बेटर अप्रोच।